हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुशवाहा एकेडमी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम भारतीय संविधान के सभी 12 अनुसूचियों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं पहली अनुसूची के बारे में। इसमें भारतीय संघ के 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताया गया है। यहीं पे हम आपको एक छोटी सी जानकारी और देना चाहेंगे कि जो भारतीय संविधान का 69वां संविधान संशोधन था, उसी के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया। जैसे सबसे पहले तो जॉर्ज पंचम के द्वारा 1911 ईस्वी में इसको दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी बनाया गया था, लेकिन जो आधिकारिक रूप से लागू हुआ वो 1912 में हुआ। और और जब हमारा संविधान बन के तैयार हुआ तो उसमें आधिकारिक रूप से 69वें संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया। अब हम बात करते हैं द्वितीय अनुसूची के बारे में। इसमें जो भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारी हैं, जैसे राष्ट्रपति हो गए, लेखपाल हो गए, राज्यपाल हो गए, लोकसभा अध्यक्ष हो गए, मतलब छोटे से लेके बड़े पद जितने भी हैं, सभी के वेतन भत्ता पेंशन आदि के बारे में बताया गया है। तो द्वितीय अनुसूची में ये हो गया। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और तीसरी अनुसूची के बारे में बात करते हैं। तो इसमें जो जैसे विभिन्न पदाधिकारी हैं, जैसे जो अभी हमने आपको ऊपर बताया कि मंत्री हो गए या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो गए, राष्ट्रपति हो गए, कोई भी हो, जो भी हैं जैसे पदाधिकारी हैं, उनके पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख किया गया है तीसरी अनुसूची में। कि जैसे जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं या राष्ट्रपति जी हैं या मुख्यमंत्री जी हैं, तो उनको शपथ कौन दिलाएगा। जैसे कि हमारे श्री माननीय प्रधानमंत्री जी के जो पद है, उसको हमारे यहाँ सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उनके द्वारा शपथ दिलाई जाती है। और जो जैसे हमारे यहाँ राज्य पे मुख्यमंत्री होते हैं, उनके लिए उच्च न्यायालय के सर्वोच्च न्यायाधीश के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। तो अब हम बात करते हैं चौथी अनुसूची के बारे में। इसमें जो विभिन्न राज्य तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभाओं के प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है। इसमें जैसे जो राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है। अब हम बात करते हैं पांचवी अनुसूची के बारे में। इसमें जो अनुसूचित क्षेत्र है और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है, उनके प्रशासन और उन पर नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया है। कि जैसे जो हमारे यहाँ पिछड़ी जनजाति है, बिल्कुल जो जैसे आदिवासी क्षेत्र हो गया, जहाँ पे सारी सुविधाएं नहीं हैं, या वो लोग बिल्कुल पिछड़े हुए वर्ग में आते हैं, तो उन पे कैसे उनके जैसे बढ़ावे के लिए क्या किया जाए, और जैसे उन पे कैसे प्रशासन किया जाए कि उनको भी हानि ना हो और हमारा प्रशासन सही से चलता रहे। और अब हम बात करते हैं छठवीं अनुसूची के बारे में। इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम जैसे 4 राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है। मतलब जैसे इन 4 क्षेत्रों में मुख्यतः अनुसूचित जनजाति के लोग पाए जाते हैं, तो वहाँ पे कैसे नियंत्रण करना है, कैसे क्या करना है, उन सब का विवरण इसमें दिया गया है। तो अब हम बात करते हैं 7वीं अनुसूची के बारे में। तो जो ये 7वीं अनुसूची है, ये केंद्र तथा राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन के बारे में बताता है। ठीक है, इसमें जैसे 3 प्रकार की सूचियाँ होती हैं। एक होता है संघ सूची, दूसरा होता है राज्य सूची और तीसरी होती है समवर्ती सूची। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले संघ सूची के बारे में। तो इस सूची में दिए गए जो भी विषय होते हैं, उस पे कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार का होता है। इसमें जब हम मतलब संविधान लागू हुआ था, तो कुल 97 विषय थे, लेकिन वर्तमान में अब कुल 100 विषय हो गए हैं। अब जैसे हम बात कर लेते हैं कि जैसे कौन-कौन से विषय संघ सूची में शामिल किए गए हैं। तो जैसे देश के प्रतिरक्षा के बारे में, विदेशी मामले के बारे में, युद्ध नीति के बारे में, शांति के बारे में, रेल, डाक, मुद्रा नीति के बारे में, बैंकिंग के बारे में आदि ऐसे ही बहुत सारे विषय हैं, जिनके ऊपर जो कानून बनाने का अधिकार होता है, वो केवल केंद्र सरकार के पास होता है। अब हम बात कर लेते हैं राज्य सूची के बारे में। तो जो राज्य सूची के विषय हैं, उस पे कानून बनाने का अधिकार केवल राज्य सरकार का होता है। जब हमारे यहाँ संविधान लागू हुआ था, तो केवल इसमें 66 यानी 66 विषय थे। अब लेकिन जैसे 5 विषय घटा के इसमें टोटल 61 विषय कर दिए गए हैं। अब हम बात करते हैं कि जैसे राज्य सूची में कौन-कौन से विषय सम्मिलित होते हैं। तो इसमें आप बात कर सकते हैं पुलिस, जेल, जो स्थानीय शासन होता है, कृषि होता है, जन स्वास्थ्य होता है, राज्य के अंदर होने वाला व्यापार होता है, न्याय विभाग होता है। इन सब के बारे में जो भी कानून बनाने का अधिकार होता है, हमारे यहाँ
राज्य सरकार को प्राप्त है। अब हम बात करते हैं समवर्ती सूची के बारे में। समवर्ती सूची एक ऐसा विषय होता है जिसमें जो कानून बनाने का अधिकार होता है वो केंद्र तथा राज्य दोनों सरकार बना सकती है। और जैसे कोई भी कानून बनाना होता है तो परस्पर इनकी बैठकें होती हैं कि जैसे कोई भी विषय है उस पे कानून बनाना है तो उस पे सबसे पहले बैठक होगी, फिर आगे वो पारित होगा विषय। और जैसे इसमें जब संविधान लागू हुआ था तब समवर्ती सूची में केवल 47 विषय थे, लेकिन वर्तमान में इसको बढ़ाकर 52 विषय कर दिए गए हैं। तो जैसे अब हम बात करते हैं जैसे समवर्ती सूची में कौन-कौन से विषय आते हैं, तो जैसे इसमें दीवानी और फौजदारी कानून एवं प्रक्रिया, विवाह तलाक, शिक्षा या आर्थिक नियोजन, बिजली, समाचार पत्र, श्रमिक संघ, वन आदि जो विषय हैं, ये सभी समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। तो अब हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 8वीं अनुसूची के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जैसे भारत की जो 22 भाषाओं का उल्लेख है, इसी के अंतर्गत किया गया है। लेकिन जैसे हमारे जो पहले का मूल संविधान था, उसकी 8वीं अनुसूची में पहले कुल 14 विषय थे, यानी 14 भाषाएँ थीं। अब जैसे 1967 में 21वें संविधान संशोधन के द्वारा एक और भाषा ऐड की गई, वो थी सिंधी। तो इसी में ही 1992 के 71वें संविधान संशोधन द्वारा 3 और भाषाएँ ऐड की गईं। उसमें थी कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी। और इसको हम याद करने की एक शॉर्ट ट्रिक भी बता रहे हैं आपको, वो है नमक। जैसे न से नेपाली, म से मणिपुरी, क से कोंकणी, ये इससे आप याद कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं, इसी में बढ़ते हैं आगे। तो 2003 के 92वें संविधान संशोधन के द्वारा इसमें 4 भाषाएँ जोड़ी गईं। इसमें थी मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो। इन 4 भाषाओं को सम्मिलित करके कुल टोटल 22 भाषाएँ हो गईं 8वीं अनुसूची में। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 9वीं अनुसूची के बारे में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये प्रथम संविधान संशोधन के अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ी गई थी। जो ये है 9वीं अनुसूची है, वो संपत्ति अधिग्रहण से संबंधित है। संपत्ति अधिग्रहण से संबंधित है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 10वीं अनुसूची के बारे में, जो 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 1985 में जोड़ी गई थी। ये जो है इसको हम ये जो अनुसूची है वो दल बदल प्रक्रिया से संबंधित है। इसको हम याद कर सकते हैं, जैसे 10 है तो 10 दल बदल। तो इससे हम लोग जैसे थोड़ा-सा जैसे मेल होता है ना कि 10 दल, तो वही, तो 10वीं अनुसूची दल बदल प्रक्रिया। तो हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 11वीं अनुसूची के बारे में। तो इसमें जो ये अनुसूची थी 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 1993 के द्वारा जोड़ी गई थी। ये जो अनुसूची है इसमें पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए थे, यानी 29 विषय, कि जैसे जो पंचायती राज होंगे वो किस-किस विषय पे अपना जैसे कानून बना सकेंगे, काम कर सकेंगे, उसके बारे में बताया गया है। अब हम बात करते हैं 12वीं अनुसूची के बारे में। तो जो ये अनुसूची है वो 74वें संविधान संशोधन के द्वारा 1993 में ही जोड़ी गई है। इसमें भी स्थानीय स्वशासन के लिए 18 विषय प्रदान किए गए हैं। तो इसमें जैसे जो जैसे नगर पंचायत हो गया और ऐसे ही जो जैसे शहरी क्षेत्र के लिए बनाए जाते हैं, उस पे कार्य करना था इनका। तो अभी जैसे ये हमारी जानकारी यहीं पे समाप्त होती है, लेकिन हम आपको एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि इसमें जैसे कुछ टॉपिक्स से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे 12वीं अनुसूची है, 11वीं अनुसूची है, 10वीं अनुसूची है। ये सब अनुसूचियों के बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है हमारे एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। और कभी-कभी तो ऐसा आ जाता है कि जैसे कोई भी विषय दे देगा, वो पूछेगा कि वो किस सूची का विषय है, जैसे समवर्ती सूची का है कि राज्य सूची का है या फिर केंद्र सूची का है। तो ऐसे ही हमारे यहाँ 8वीं अनुसूची भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें भी ये जैसे पूछा जा सकता है कि जो 21वां संविधान संशोधन था उसमें कौन-सी भाषा जोड़ी गई थी, या फिर सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी हो जाता है कि सिंधी भाषा किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी, या नेपाली, मणिपुरी, कंकड़ी जो भाषा थी वो किस संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी, या फिर
आगे हम बढ़ते हैं तो जैसे ये भी बहुत बार क्वेश्चन आया कि जैसे संपत्ति अधिग्रहण कौन से अनुसूची में है, या ऐसे ही क्वेश्चन इनसे बन जाते हैं। तो आप लोग ये वीडियो हमारी ज़रूर देखें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।